Hello students, I am Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this chapter, A Truly Beautiful Mind, and it is the fourth chapter of your English literature book. And first of all, we should read the before you read heading. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप ये genius word सुनते हो तो हु डू यू थिंक, तो आप किसको सोच पाते हो या क्या सोच पाते हो? एंड हु इज़ अ जीनियस, और एक जीनियस कौन होता है? एंड व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैव, और आप क्या सोचते हो कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक जीनियस के अंदर? जीनियस मीन्स वेरी इंटेलिजेंट. And we shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हमें क्या करना है? We shall now read, हम पढ़ने वाले हैं, about a young German civil servant, एक young German civil servant के बारे में, who took the world, जिसने वर्ल्ड में क्या लाया? by storm about 100 years ago, लगभग 100 साल पहले उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक तूफान मचा दिया, मतलब एक धमाका कर दिया, एक रिवोल्यूशन ले आए. एंड इन द समर ऑफ 1905 द 16-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फोर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. अब क्या हुआ कि समर 1905 में एक 26-year बॉय हैं, उन्होंने क्या किया है? पब्लिश किया है और बहुत ही सक्सेस हुए हैं इस चीज़ में. 4 ग्राउंडेड ब्रेकिंग पेपर्स, उन्होंने 4 पेज का एक पेपर पब्लिश करवाया है. अबाउट लाइट, किसके बारे में? लाइट के बारे में. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स मीन्स कण होते हैं, उनके बारे में. एंड द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज़, इसके बारे में. एंड द एनर्जी, और एनर्जी के बारे में. मतलब ये सारे टॉपिक्स थे जिनके बारे में इन्होंने लिखा, रिसर्च करी और इन्होंने पब्लिश किया. एंड हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स बट चेंज्ड फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस. अब क्या होता है कि हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस. अब जैसा कि हालांकि इनके जो थ्योरी थी, जो पेपर्स थे, उन्होंने सिर्फ कुछ ही पेजेस लिए उस साइंटिफिक जर्नल में, बट चेंज्ड फॉरएवर, लेकिन उस पेजेस ने चेंज कर दिया हमेशा के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो कि हम स्पेस, टाइम, इंटायर कॉस्मोस, पूरे वर्ल्ड, पूरी जगत के बारे में जो भी हम सोचते थे, उस अंडरस्टैंडिंग में क्या हो गया? चेंज आ गया. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. और क्या हो गया? आइंस्टाइन का नेम क्या बन गया? सिनोनिम बन गया जीनियस का. जीनियस मीन्स आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन अगर आपको कोई बोलता है तो मीन्स यू आर अ वेरी जीनियस, यू आर जीनियस. एंड 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन्स. और लगभग 50 साल बाद भी, आइंस्टाइन के डेथ के 50 साल बाद भी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जीनियस थी ना, वो राज कर रही थी. उसका मतलब एक दावा था और सब लोग उनकी जो थ्योरीज वगैरह है उसको पढ़ रहे थे, और अभी भी रिसर्च होती है, हम इनकी थ्योरी को अप्लाई करते हैं, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं. नाउ द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस स्टोरी. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म होता है 14 मार्च 1889 में इन द जर्मन सिटी, जर्मन की सिटी उल्म सिटी में जन्म होता है. एंड विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस. और डेस्टाइंड मीन्स यहाँ क्या है? फेट होता है, भाग्य होता है. फॉर ग्रेटनेस मतलब जितना कि वो ग्रेट है. जब इनका जन्म हुआ तो विदाउट एनी इंडिकेशन, उस समय कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि जिससे ये हो कि हाँ ये बड़े होंगे तो बहुत ही ग्रेट होंगे, पॉपुलर होंगे, वेल नोन होंगे. एंड ऑन द कॉन्ट्रारी हिज मदर थॉट
एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। अब इसके विपरीत ही क्या होता है कि उनकी जो मदर है वो सोचती हैं कि अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक है मीन्स नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं है, सामान्य नहीं है, बट इन द बैड सेंस वह सोचती है, मतलब एक गुड सेंस में नहीं सोचती है कि मेरा बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि एक थोड़ा सा उनके अंदर डर है। एंड टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उनको लगता था, इनकी मदर को लगता था कि इनका जो हेड है, सर है, सीम्ड मच टू लार्ज, और थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ज़्यादा क्या है, लार्ज है, बड़ा है इनका सर कंपैरेटिवली अदर चिल्ड्रन। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, और लगभग 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टीन ने बोलना शुरू नहीं किया था। एंड व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, और जब फाइनली वह बोलने लगे तो ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, अटर्ड मीन्स स्पोक, तो हर चीज़ को वह 2 बार बोलते थे। जैसे कि अगर हम बोले कि माई नेम इज़ आइंस्टीन, तो वो कैसे बोलते थे, माई नेम इज़ आइंस्टीन, आइंस्टीन, इस तरीके से वह बोलते थे। एंड आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, और आइंस्टीन नहीं जानते थे कि कैसे दूसरे चिल्ड्रन के साथ खेलना है, क्या खेलना है, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती थी। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके जो प्लेमेट्स थे, जो साथ में खेलने वाले जो दोस्त थे, उन्हें ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे, क्योंकि ये उन्हें बोर फील होते थे। शो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसी वजह से ये आइंस्टीन क्या करते थे, मच ऑफ द टाइम, और यह अपने में ही खेलते थे, खुद से ही खेलते थे, उन्हें किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं थी, वह अकेले ही खेलते रहते थे। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है ऑटो न्यूगिबर के द्वारा। ऑटो न्यूगिबर है द हिस्टोरियन ऑफ एंसेंट मैथमेटिक्स, हिस्टोरियन है, इतिहासकार है और एंसेंट मैथमेटिक्स के, एंड टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही कैरेक्टराइजेस एज अ लीजेंड। वह आइंस्टीन के बारे में बताते हैं और उन्हें कैरेक्टराइज करते हैं, उन्हें कहते हैं कि वह लीजेंड है आइंस्टीन, एंड बट दैट सीम्ड फेयरली ऑथेंटिक, और जो ये स्टोरी है बहुत ही मतलब ऑथेंटिक फील होती है। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, बिकॉज अब वो एक लेट टॉकर थे, मतलब बहुत देर में उन्होंने बोलना शुरू किया आइंस्टीन ने। एंड हिज पेरेंट्स वर वरीड, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स वरीड से चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और अंततः क्या होता है कि एट सपर टेबल मीन्स जो रात के खाने का जो टाइम होता है, उस समय क्या होता है कि ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, वह अपनी साइलेंस को ब्रोक कर देते हैं, मतलब बोलना स्टार्ट करते हैं, और क्या बोलते हैं, द सूप इज़ टू हॉट, सूप बहुत ज़्यादा हॉट है। एंड ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before, और इसकी वजह से उनके पेरेंट बहुत ही रिलीफ फील करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरीड थे इस वजह से कि वो बोलते नहीं हैं, तो इस वजह से बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि तुमने इससे पहले कभी क्यों कुछ नहीं बोला, तो एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, अब इससे पहले सभी चीज़ें क्या थी, ऑर्डर में थी, इसीलिए मैंने नहीं बोला। ये थोड़ा सा कॉमेडी मतलब यहाँ पर बताई गई है। अब ये स्टोरी सही भी हो सकती है या नहीं भी, या फिर ऐसे ही थोड़ा सा जोक के लिए बनाई गई हो। सो ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और इन्हें ज़्यादातर क्या है, मैकेनिकल टॉयज पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अब वह अपने न्यूबॉर्न सिस्टर को देखते हुए कहते हैं कि जो इनकी न्यूबॉर्न सिस्टर है, माजा नाम है। एंड ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, अब वे कहते ही इज सेड, और कहते हैं कि फाइन और सब तो ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, व्हील्स मीन्स पैर कहाँ। अब ये मैकेनिकल टॉयज और मैकेनिकल चीज़ों में इतना इनका दिमाग चलता है कि यह पैर को भी क्या बोलते हैं, व्हील्स बोलते हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything.
अब क्या होता है कि इनके जो हेड मास्टर हैं एक बार इनके फादर से बोलते हैं कि आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन के रूप में चाहे जो भी चीज़ें वो चोज करे वो डंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह किसी भी चीज़ में सक्सेस होने वाले नहीं है। एंड आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। अब आइंस्टीन क्या करते हैं कि लर्निंग टू प्ले बिगेन, अब शुरू करते हैं वायलिन सीखना शुरू करते हैं एट द एज ऑफ 6, लगभग 6 साल की उम्र से ये वायलिन बजाना शुरू करते हैं, सीखते हैं। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी कि वह वायलिन सीखे। एंड ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। अब इससे क्या होता है कि ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर, बाद में ये क्या हो जाते हैं गिफ्टेड एमेच्योर। एमेच्योर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट rather than एज अ प्रोफेशनल, ऐसे काम करना जो कि सिर्फ अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए हो, ये चीज़ें प्रोफेशनल ना हो। ओके, तो यह वायलिन अपने खुशी के लिए बजाते थे। एंड मेंटेनिंग दिस स्किल, और इस स्किल को उन्होंने मेंटेन किया थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी लाइफ उन्होंने इस अपने स्किल को मेंटेन करते रहे, पूरी लाइफ इन्होंने वायलिन बजाई सिर्फ अपने सेल्फ लव के लिए। ओके, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject। अब क्या होता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, वो बैड पीपल नहीं थे, वह गुड पीपल थे। एंड ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, और वह हाई स्कूल उन्होंने म्यूनिच से किया। एंड जहाँ पर आइंस्टीन की फैमिली क्या हुई थी, मूव हो गई थी, जब ये 15 साल के थे तब इनकी फैमिली म्यूनिच आ गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और इन्होंने सभी सब्जेक्ट्स में गुड मार्क्स अचीव किए। Einstein hated the school's regimentation and after clashed with his टीचर्स। अब क्या होता है कि आइंस्टीन क्या करते हैं, हेट करते हैं स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन मीन्स डिसिप्लिन, ऑर्डर्स, ये सब को क्या करते हैं, हेट करते हैं। उन्हें स्कूल का ऑर्डर डिसिप्लिन नहीं पता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और हम ऑफन मीन्स प्रायः ही क्लैश्ड हो जाता था, थोड़ा सा डिसअप्रूवमेंट हो जाता था टीचर्स के साथ। एंड एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। अब क्या होता है कि 15 ईयर्स की एज में आइंस्टीन को फील होता है सो स्टिफ्ड, क्या होता है मीन्स अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड, बहुत ही सफोकेटेड फील करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ही लेफ्ट द स्कूल, वह स्कूल को छोड़ देते हैं फॉर गुड, फॉर एवर। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव्स। अब एक साल पहले ही क्या होता है कि एल्बर्ट के पेरेंट्स मूव करते हैं, मिलान चले जाते हैं एंड इनको रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ देते हैं। एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिच। और क्या होता है, लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश, अब जो आइंस्टीन की जो विश है कि वो अपनी एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में कंप्लीट करेंगे, वह फुलफिल हो जाती है। एंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल, जो कि मोर लिबरल है दैन म्यूनिच, म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल है। मीन्स वहाँ पर लोग अंडरस्टैंड करते हैं आपकी चीज़ों को और रिस्पेक्ट करते हैं आपकी ओपिनियन को, जैसा कि म्यूनिच में नहीं है, इसलिए ये यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich। अब जैसा कि आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स में बहुत तेज़ है, जीनियस है और इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और यह फिजिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और
अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। ये डिसाइड करते हैं कि ये ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मॉस्टैच। लेकिन सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं है जो इनको सिर्फ अट्रैक्ट करती है। अपील टू द डैशिंग यंग मैन मीन्स ये हैंडसम यंग मैन को सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इनको अट्रैक्ट करती है विद द वॉलरस मोस्टैच। मोस्टैच मीन्स मूंछ, वॉलरस मोस्टैच मीन्स इस शेप में जो मोस्टैच है इनकी, इस शेप में जो मोस्टैच है उस तरह की ये मूंछ रखते हैं। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature। और यह also interested है किसमें, एक फेलो स्टूडेंट है, मतलब फेलो स्टूडेंट मीन्स जो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो एक फेलो स्टूडेंट है इनके लिए, उसके लिए ये एक स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं जिनका नाम है मिलेवा मैरिक, एंड whom he found to be a clever creature, जिसको कि ये क्लेवर क्रिएचर बोलते हैं, क्योंकि जैसा कि ये खुद में अपने में इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मिलेवा इनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगती है, इसलिए उनको वह क्लेवर क्रिएचर बोलते हैं। एंड दिस यंग सर्व had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। क्योंकि दिस यंग सर्ब मीन्स सर्बियन, मिलेवा सर्बियन है, इसकी वजह से हैड कम टू स्विट्जरलैंड। अब जैसा कि मिलेवा स्विट्जरलैंड आती हैं बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच जो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी है वॉज वन ऑफ द फ्यू, कुछ ही यूनिवर्सिटियों में से है इन यूरोप में वेयर वुमन कुड गेट डिग्री, जहाँ पे वुमेंस को डिग्री प्रोवाइड की जाती है। एंड आइंस्टीन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओट्स। अब ये आइंस्टीन क्या पाते हैं कि आइंस्टीन सॉ इन हर, आइंस्टीन उनमें देखते हैं कि एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, क्योंकि इनके अंदर ये क्या है, एक ऐसी फ्रेंड है जो कि अगेंस्ट द फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के अगेंस्ट है ये, क्योंकि फिलिस्तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं कि हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक, बट मिलेवा इज अ पर्सन हु लाइक्स आर्ट लिटरेचर म्यूजिक, इस वजह से ये इनको पसंद करते हैं। एंड दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी, और आइंस्टीन की फैमिली में जो लोग हैं या फिर यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं जो कि इनके मतलब विपरीत है, अपोजिट है, उनसे मिलेवा अलग है, इसीलिए इनका झुकाव मिलेवा की तरफ है। एंड द कपल फेल इन लव, और जैसा कि ये दोनों कपल को प्यार हो जाता है, एंड लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। अब ये लेटर एक्सचेंज करते हैं जिसमें ये अपने अफेक्शन को, अपने लव को वर्ड्स में रखते हैं, लेटर लिख रहे हैं तो वर्ड्स में बताते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। एंड मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और इस जो लव अफेक्शन में ये साइंस को भी मिक्स कर देते हैं। जैसे कि अभी भी इनके लेटर्स पाए जाते हैं और जिसमें कि ये जो भी लेटर्स लिखते हैं तो उसमें साइंस का भी एक इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड रोट आइंस्टीन, अब आइंस्टीन क्या लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। अब कितना ज़्यादा मैं खुश होऊंगा और कितना ज़्यादा मैं प्राउड फील करूँगा व्हेन वी बोथ हैव बॉट वन वर्क, जब हम अपने काम पर क्या हो जाएंगे, बोथ दोनों साथ में काम करेंगे, या फिर हमारा जो काम है, जो हमारी रिलेटिविटी है, तो वो जब फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचेगी, मतलब विक्टोरियस जो कंक्लूजन मीन्स जब हम लोग मैरी करेंगे, मैरिज होगी हमारी, तो हमारी जो रिलेशंस है जब उसका विक्टोरियस कंक्लूजन हो जाएगा, मतलब मैरिज हो जाएगी तो वो विक्टोरियस कंक्लूजन हो जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी और प्राउड फील करूँगा। जैसा कि रिलेटिविटी इनकी बुक का भी नाम है,
और उस हिसाब से लोग साइंस को भी मतलब कुछ ना कुछ अपने लेटर्स में इंक्लूड करते हैं। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब जैसा कि 1900 में इनकी एज क्या है, 21 है, और आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन इन्होंने पूरी कर ली है और एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन यह क्या है, बेरोजगार है। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. और ये काम करते हैं टीचिंग असिस्टेंट की तरह, एक टीचर की तरह काम करते हैं, एंड गेव प्राइवेट लेसन्स, और ट्यूशन्स देते हैं, एंड फाइनली अब क्या होता है कि फाइनली इनको एक जॉब मिल जाती है 1902 में। और कहाँ पर इनको जॉब मिलती है, टेक्निकल एक्सपर्ट, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट ये काम करते हैं इन द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस में काम करते हैं इन बर्न। बर्न में पेटेंट ऑफिस है। पेटेंट ऑफिस वह ऑफिस होता है कि जहाँ पे जैसे कोई भी कुछ भी जो भी इन्वेंट किया होता है उसको अपना कॉपीराइट करवाता है, उस पर अब उसी का अधिकार होता है, दूसरा उस पर नहीं, वो काम वो दूसरा उस पर अधिकार नहीं कर सकता है। पेटेंट मीन्स डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू अ इन्वेंटर। इन्वेंटर को राइट्स देता है उस इन्वेंशन के लिए। एंड वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. अब जैसा कि यह पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो दूसरों की जो इन्वेंशंस हैं उसको ये एनालाइज करते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ इन्हें मिलना चाहिए, इन्हें नहीं मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि, और आइंस्टीन अब was actually developing his own ideas in secret। अब ये सब करते हुए भी वह अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हैं इन सीक्रेट, मतलब छुपा के, किसी को ना बता के, वह अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हैं। एंड ही इज सेड टू हैव jokingly called his tech drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। अब ये जो इनकी जो जोकिंगली, बहुत ही जोक वे में अपनी जो डेस्क ड्रॉवर होती है, जिस टेबल पे ये काम करते हैं उसकी जो ड्रॉर है डेस्क की, उसको क्या बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स नाम इन्होंने रखा है। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। अब इनका जो फेमस पेपर एक है जो कि 1905 में आता है, ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी, जो कि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी को डिस्क्राइब करता है। एंड अकॉर्डिंग टू विच, रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या है कि टाइम एंड डिस्टेंस, जो समय और दूरी है, आर नॉट एब्सल्यूट। आर नॉट एब्सल्यूट मीन्स नो रिलेशन, मतलब टाइम और डिस्टेंस में कोई रिलेशन नहीं है। नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। इंडीड two perfectly accurate clocks will be continue to show the same time if they come together again after a journey, yet one of them has been moving very fast relative to the other। अब क्या बता रहे हैं कि वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, अगर आप दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स मीन्स दो ठो ऐसी क्लॉक्स रखें जिसपे कि सेम टाइम हो, और फिर उसको किसी जर्नी पर ले जाएं, फिर आप ले आके उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह उस कोई ना कोई एक घड़ी ऐसी होगी जिसमें कि समय ज़्यादा तेज चल रहा होगा। एंड फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, जो विश्व का बहुत ही फेमस फार्मूला है, जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशन, किसके रिलेशन को डिस्क्राइब करता है, मास और एनर्जी के रिलेशन को डिस्क्राइब करता है, वो क्या है, E=mc²। अब इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसमें E क्या है, एनर्जी है, M मास है, C स्पीड है, और स्पीड पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ पे छोटा सा थोड़ा जोक करने के लिए आइंस्टीन बोलते हैं कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक
2 मिनट्स। जब एक आप ब्यूटीफुल सी गर्ल्स के साथ 2 घंटे बैठते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ 2 ही मिनट बैठे। एंड व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी। और जब आप 2 मिनट भी किसी गर्म स्टोव के ऊपर रख दिए जाओ तो आपको लगेगा कि आप 2 घंटे से बैठे हो, और इसी को कहते हैं रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा कहते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। अब जैसा कि आइंस्टीन सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, फिजिक्स के बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वह सॉल्व करते हैं, बट अब क्या होता है कि इनकी जो प्राइवेट लाइफ है वो अनरेवलिंग हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वो फेल होने की कंडीशन में जा रही है। एंड एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। अब जैसा कि एल्बर्ट चाहते हैं कि वह मिलेवा से शादी करे अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद, लेकिन इनकी मदर इसके खिलाफ है, नहीं मानती है। एंड शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर दैन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। अब जैसे कि इनकी मदर सोचती है कि मिलेवा जो कि 3 साल बड़ी है अपने इनके बेटे से, और इनके बेटे के लिए वह बहुत ही बड़ी है। एंड शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंट, और वह बॉदर्ड है मीन्स कंसर्न है, थोड़ा सा चिंतित है मिलेवा के इंटेलिजेंट से। एंड सी इज़ बुक लाइक यू, और वह भी तुम्हारी तरह ही एक बुक है, मतलब वो तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उतनी ज़्यादा वो भी इंटेलिजेंट है। हिज मदर सेड, इनकी आइंस्टीन की मदर बोलती है। एंड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन उस वेडिंग को, उस शादी को टाल देते हैं, रोक देते हैं, उस समय नहीं करते हैं। एंड द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons, और फाइनली ये लोग मैरी कर लेते हैं कब, 1903 में। एंड हैड 2 sons, और इनके 2 लड़के भी हैं। एंड बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड, लेकिन क्या होता है कि कुछ सालों बाद वह मैरिज फ्लैटर्ड होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है। फ्लैटर्ड मीन्स बिकेम वीक, वह मैरिज इन लोग की वीक होना शुरू हो जाती है बिकॉज मिलेवा, अब मिलेवा क्या है, मीन वाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। मीन वाइल मीन्स इस दौरान, अब मिलेवा क्या हो रही है, लॉस हो रहा है उनका इंटेलेक्चुअल जो एम्बिशन है, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा मतलब तेज है और क्लेवर क्रिएचर जैसा कि आइंस्टीन बोलते हैं उन्हें। अब क्या होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अगर आपका एम्बिशन है और वो अगर फुलफ़िल नहीं हो पाता तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और बद जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत चिंता में आ जाते हैं। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, अब जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हाउसवाइफ ही बन के रह जाती हैं। And after years of constant fighting, the couple finally divorced in 1909. अब क्या होता है कि after years of constant fighting, लगभग कई सालों तक जब लड़ाइयाँ इन लोग की चलती रहती हैं, तो फाइनली ये लोग डाइवोर्स लेते हैं 1919 में। एंड आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टीन उसी साल ही अपनी कजिन एल्सा से मैरिज कर लेते हैं। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame। अब आइंस्टीन का ये जो न्यू पर्सनल चैप्टर है, मतलब वह एल्सा से शादी किए हैं, तो इनका ये पर्सनल चैप्टर नया पर्सनल चैप्टर है, और एक जो ये वर्ल्ड फेम है, जो विश्व प्रसिद्धि इनकी जो हो रही है, ये दोनों एक साथ चलती है। एंड in 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। अब 1915 में यह अपने रिलेटिविटी थ्योरी को पब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से एक नई जो ग्रेविटी के लिए नई एक्सप्लेनेशन डेवलप हो जाती है। हम नए तरीके से ग्रेविटी को समझने पाते हैं और नई तरीके से ग्रेविटी की व्याख्या हो जाती है। एन इक्लिप्स ऑफ द सन in 1909 brought proof that it was accurate। और एक सूर्य ग्रहण होता है 1919 में, जो कि जब आता है तो यह प्रूफ हो जाता है कि इनकी जो थ्योरी है वह क्या है, एकदम एक्यूरेट है। एंड आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू
which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. अब क्या होता है कि आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टीन ने बहुत ही करेक्ट कैलकुलेट किया, करेक्ट एकदम गणना की इन एडवांस, एंड द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, जो फिक्स्ड स्टार्स होते हैं उनकी जो लाइट्स होती है वुड बी डिफ्लेक्टेड विथ चेंज्ड डायरेक्शन बिकॉज इट हीट समथिंग। अब क्योंकि जो लाइट होती है, जो स्टार्स होते हैं, वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि सन के ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से स्टार्स अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। एंड द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और जैसा कि न्यूज़पेपर्स में डिक्लेयर हो जाता है उनका वर्क, कैसे डिक्लेयर होता है, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक रेवोल्यूशन की तरह ये लोग डिक्लेयर करते हैं न्यूज़पेपर वाले। एंड आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला? 1921 में यह नोबेल प्राइज पाते हैं फिजिक्स में। एंड ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस। अब इनके ऊपर बारिश हो जाती है, शॉवर्ड मीन्स बारिश हो जाती है, ऑनर से, इन्विटेशन से मतलब सब लोग निमंत्रण देते हैं, ऑनर देते हैं, वेरी गुड बोलते हैं, एक्सीलेंट बोलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से इन्हें सम्मान और निमंत्रण मिलता है। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी इनको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता है। When the Nazi came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United Nations। अब जब क्या होता है कि नाजी केम टू पावर इन जर्मनी, जब जर्मनी में मेन बन जाते हैं, उनका पावर हो जाता है, नाजीज का जब पावर हो जाता है जर्मनी पर 1933 में, तो आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ से। एंड 5 years लेटर, और 5 साल बाद, द डिस्कवरी of nuclear fusion in Berlin had American physicist in an uproar। अब क्या होता है कि लगभग 5 साल बाद अब न्यूक्लियर फ्यूज़न का आविष्कार हो जाता है बर्लिन में, जिसकी वजह से अमेरिकन जो फिजिसिस्ट होते हैं वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। एंड मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड, एंड नाउ दे आर afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। अब बहुत सारे लोग जो कि फ्रॉम फैसिज्म में डिक्टेटरशिप रूल से फ्लड मीन्स भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग उस डिक्टेटरशिप को अपना नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं, जैसा कि आइंस्टीन ने किया। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, अब वे लोग डरते हैं कि नाजीज क्या है, एटॉमिक बम बनाएंगे और इसे यूज करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टीन wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। अब क्या होता है कि इनके एक कलीग के अर्ज करने पर, रिक्वेस्ट करने पर, आइंस्टीन एक लेटर लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखते हैं 2 अगस्त 1939 को, और जिस लेटर में वह वार्न करते हैं कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस टाइप का अगर कोई भी बम एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर पोर्ट में ब्लास्ट होता है तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, पूरा पोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, टुगेदर विद सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, और जो उसके सराउंडिंग, उसके आसपास जो भी क्षेत्र है, टेरिटरी है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और इनके जो वर्ड्स हैं, इन्होंने जो भी कुछ लिखा वह फेल नहीं हुआ, मतलब वो चीज़ सक्सेस हो गई, उस पर काम
किया गया एंड द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। अब जैसा कि अमेरिकन्स ने फिर डेवलप कर दिया, एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर दिया, सीक्रेटली डेवलप किया, खुद का एटॉमिक बम बनाया एंड ड्रॉप्ड, और जिसको कि कहाँ फेंका, हिरोशिमा और नागासाकी में फेंक दिया 1945 में। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आइंस्टीन क्या होता है कि आइंस्टीन तो अमेरिका को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमेरिका जापान पर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीपली सेकंड मीन्स बहुत ज़्यादा हिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें कष्ट होता है कि ऐसा कुछ चीज़ हो गया, और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देख के ये अंदर से हिल जाते हैं। एंड दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और इस समय फिर वो क्या लिखते हैं, पब्लिक मिसिव, पब्लिक लेटर, एक पब्लिक लेटर लेते हैं, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, बहुत लंबा लेटर लिखते हैं, और ऑफिशियल लेटर होता है यूनाइटेड नेशंस के लिए पत्र लिखते हैं। एंड इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसमें यह प्रपोज करते हैं या फिर यह रिक्वेस्ट करते हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, पूरे विश्व के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो विश्व को चलाए और इन सब डिस्ट्रक्शंस क्या हो, रोक सके, ना हो। एंड अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अब जैसा कि क्या होता है कि रूजवेल्ट के द्वारा इस लेटर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाला जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अब क्या होता है कि लगभग 10 साल के बाद, 10 साल तक क्या होता है कि एजिटेटिंग फॉर ए एंड टू द आर्म्स आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। फिर क्या हो जाता है कि आइंस्टीन और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, एंड एजिटेटिंग फॉर ए एंड ऑफ द arms build-up and using his popularity to campaign for peace and डेमोक्रेसी। और वह कोशिश करते हैं, अपील करते हैं कि ये जो हम आर्म बिल्डिंग अप मतलब सैनिकों के ऊपर, बॉर्डर लाइन के ऊपर, बॉम्ब के ऊपर जो भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं या फिर उस पर जो डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम अपने कैंपेन, अपने पीस, डेमोक्रेसी, हम ये सब चीज़ें फैलाए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और अपनी पॉपुलैरिटी को यूज करते हैं कैंपेन लगाने के लिए, शांति, डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ों में अपनी पॉपुलैरिटी को वे यूज करते हैं, और इसी वजह से ये पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं ताकि वह ये सब डिस्ट्रक्शन को रोक सके, और ये पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और जब आइंस्टीन की डेथ होती है 1955 में एट द एज ऑफ 76, 76 साल के जब ये रहते हैं तो इनकी डेथ होती है, तो ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, और ये सेलिब्रेट उनको किया जाता है एज अ विजनरी। विजनरी मीन्स अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलेक्चुअल वे, जो कि पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है। मतलब यहाँ पे क्या है, दूरदृष्टि जिसकी होती है, इनको दूरदृष्टि के रूप में देखा जाता है। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और ये एक वर्ल्ड के सिटीजन है, एक कंट्री के सिटीजन नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, एज अ साइंटिफिक जीनियस, और एक साइंटिफिक जीनियस भी है। और इस चैप्टर को पढ़ के हमें पता चलता है कि आइंस्टीन कितने अच्छे व्यक्ति थे, वो एक जीनियस भी थे, और ह्यूमन क्वालिटीज़ भी थी, काइंड, अफेक्शन, लव, सबके लिए था इनके अंदर। तो ये होता है एक ब्यूटीफुल माइंड। ब्यूटीफुल माइंड क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं कि आप पढ़ाई में अच्छे हो और आपके अंदर कोई दया नहीं है, तो ये चीज़ क्या है कि जीनियस मीन्स क्या होता है, काइंड होना चाहिए, बेटरमेंट के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए, और हमें थॉटफुल अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में, मतलब एक सोसाइटी के वे में हमें सोचना चाहिए। ये एक हमारा ब्यूटीफुल माइंड होना चाहिए। एंड thanks for watching this video, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.